गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गाइस, डियर स्टूडेंट्स, किड्स, कीट पतंग। आप एक्चुअली हो बहुत प्यारे एंड आई लव यू ऑल। 11th में आपके होने से आपको जो खुशी मिल रही होगी, उस खुशी की कहीं न कहीं झलक हम तक भी पहुंच रही है। एंड आई ऑल्सो एंजॉय विद द सब्जेक्ट्स एज वेल एज यू ऑल। डायमेंशनल एनालिसिस अपना प्रोग्रेसिव स्टेज में है एंड वी कंटिन्यूअसली try to write the dimensional formula of physical quantities as well. And in the same connection, a few quantities are left, they are common, और मैं छोटे छोटे उन डायमेंशनल फार्मूला को आज आपके सामने रखने के बाद अभी एप्लीकेशन पर जाएंगे। और मैं आपको एक बात हिंट करता चलूं कि अभी डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग बेसिक्स में ही चल रहे हैं। जेई मेन एडवांस और नीट का जो सिलेबस आएगा इस बेसिक्स के निकलने के बाद वो कंप्लीटली मैं आपको फोकस कर दूंगा एंड सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स will be solved on the board for your better convenience. So एक फिजिकल क्वांटिटी मैं आज कंसीडर करता हूँ और अच्छे फिजिकल क्वांटिटीज को हमने डिस्कस किए हैं। इंडक्टेंस डिस्कस किया, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल, वर्क, एनर्जी, पावर। इवन एक दिन मैंने एक लेक्चर में मैंने प्रेशर भी डिस्कस किया हुआ था। सरफेस टेंशन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वी कैन से आपके और डायमेंशन आए थे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, गैस कांस्टेंट का, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस किया था मैंने। उसमें हमने आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का भी डायमेंशनल फार्मूला बताया था। एंड यू ऑल नो स्टिल देयर इज द डिफरेंस बिटवीन डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देयर इज द डिफरेंस, और उसको बेसिकली हम लोगों ने जाकर के देखा था स्टार्टिंग में ही। सो आज जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, जो भी आपके प्रीवियस है, जितना रिव्यूज आपके आए हुए हैं, उन सबको एक बार आप मेमोराइज कीजिए और रिवीजन आप लगातार करते रहो। बिकॉज रिवीजन जब तक आप नहीं करोगे तब तक कभी भी सब्जेक्ट आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। अभी तो पहला ही चैप्टर हम लोग बेसिक्स के पढ़ रहे हैं। सो डोंट गेट योरसेल्फ इनटू टेंशन मोड। सो रिलैक्स रहते हुए और आपको एकदम हंसते खेलते हुए सब्जेक्ट को पढ़ना है। डोंट गेट सीरियस। सो प्लीज, एक फिजिकल क्वांटिटी में लेता हूँ टॉर्क, और ये मैं इसीलिए भी क्योंकि मैं आपको बताऊं टॉर्क एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स को कहा जाता है। अगर आपको कोई कहे कि टॉर्क किसको कहते हैं तो आप ये बताना है कि ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। अगर किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं और आपके फोर्स के एप्लीकेशन से वो बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगती है, तो जो फिजिकल क्वांटिटी उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वही कहलाता है टॉर्क। सो इसका जो फॉर्मूला होता है ये फोर्स इनटू फोर्स आर्म होता है। फोर्स इनटू फोर्स आर्म हम आपको बता रहे हैं। सपोज कीजिए कि इस सपोर्ट से अगर यहाँ पर कोई m मास का एक बॉडी है, पार्टिकल है, r डिस्टेंस पर है, और आप इस पर एक फोर्स F लगाते हैं और इसके लगने से अगर ये इसके अबाउट रोटेट करने लगता है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो घबराना नहीं है। आपको मैं एक ऐसा एग्जांपल सामने दे रहा हूँ कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगी बात। एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे मान लो आप अपने स्टडी रूम में, जिस रूम में आप रहते हो, सोते हो, खाते हो, उसका एक गेट होगा, इंट्रेंस होगा। जब उस गेट को आप खोलते हैं तो लॉक खोल करके फिर उसको ऐसे हैंडल को प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, वो रोटेट कर जाता है। तो आपने फोर्स लगाया और वो रोटेट कर गया, उसका एक्सिस वर्टिकल है, आप देख ही रहे हैं वहाँ पर। अभी आप अपने घर में हो तो रोटेट करके देख लो। सो जो फिजिकल क्वांटिटी उसमें हम लोग डिफाइन करते हुए टॉर्क है, जो फोर्स इनटू फोर्स आर्म। ये फोर्स आर्म जो है एक तरह का लेंथ होता है। सो ये होगा और टॉर्क इक्वल टू
फोर्स इनटू लेंथ, फोर्स इनटू लेंथ। अब इसमें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको मालूम है, लेंथ आपको फंडामेंटल फॉर्म लाना चाहते हैं तो यू कैन राइट हेयर मास इनटू लेंथ। जो फोर्स का है वो आप लिख डालो, मास इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। ये फोर्स का फंडामेंटल फॉर्म हुआ था और यहाँ पर एक लेंथ आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये वाला है, ये वाला लेंथ। सो आपके पास जो चीजें आ गई, मास इनटू लेंथ का स्क्वायर बाय टाइम का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया इक्वल टू मास इनटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। आपको पेशेंस रखना है जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, इसीलिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगा, यू प्लीज टेल मी। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क विल बी ml2 t to the power -2। so we have the dimensional formula। अब देखो एक ध्यान से देखना, कुछ ग्रुप ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं इनका डायमेंशनल फार्मूला कॉमन हो जाता है। आप देखो मैं नोट्स में लिखाता हूं, आपने वर्क का देखा होगा, आपने एनर्जी का देखा होगा, सब आपके नोटबुक में, यू प्लीज गो एंड सी। एंड अब आपने टॉर्क का देखा। तो ये तीन ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूला सेम होते हैं और वो होता है ml2 t to the power -2। ठीक है, ये हो गई बात, आप इसको नोट करें। और कुछ और भी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। सो आप इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक क्वांटिटी में लेता हूं, एंगुलर मोमेंटम आता है, वो भी मैं क्या करूं, यादें तो बहुत सारी बातें आ जाती है, सोचता हूं कि ये बताऊं वो बताऊं, सब कुछ बताता चलूं। कोई बात नहीं है बच्चों, आप सीखो, ये आप ही का लेक्चर है, आप ही के लिए है और आप ही का बेनिफिट हो इसके लिए है। सो एक एक बातें यहाँ पर शेयर की जा रही है प्रॉपरली, ये मानते हुए कि वी आर इन द लाइव क्लास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वांटिटी का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द नेम ऑफ क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया वर्ड बहुत ही मोहब्बत करने के लायक है फिजिक्स में। It has got very important role whenever we will start with dynamical part of physics, then inertia will come out into the picture। and inertia, अगर किसी पार्टिकल को आप, जिसका कि मास m है, r रेडियस के सर्कल में, ये सब रोटेशनल मैकेनिक्स से आने वाला है ना, इससे अगर आप उसको रोटेट करवाते हैं, ये रोटेशन हो रहा है इसका, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग, ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जैसे वहां पर है वैसे यहाँ पर भी है। ये होगा I इक्वल टू, फार्मूला होता है, जो फार्मूला इसके लिए यूज करते हैं हम लोग, वो फार्मूला आप देखें, I इक्वल टू mr², मास इनटू लेंथ का स्क्वायर। इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो m एंड l टू दी पावर। ये सब इजी है, इस सब में कोई बात नहीं है। बस अब आपके मन में ये एक डिप्रेशन आ सकता है कि ये हुआ नहीं, वो हुआ नहीं, इसको मैं मिटा दूं। सो हम तो काफी एनर्जेटिक हैं, आप हैं या नहीं ये आपको देखना है। एंड अगर आप एनर्जेटिक हैं तो हम भी हैं। आइए नेक्स्ट क्वांटिटी है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम। अब एक लिंक आ गया तो मैं इसको शेयर कर ही लूं। एंगुलर मोमेंटम, वहां हम लोगों ने एक बार लीनियर मोमेंटम पढ़ा हुआ है, उसी तरह से ये एंगुलर मोमेंटम है। इसका फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ये है डायमेंशनल फार्मूला। सो क्या होगा बताइए तो, इसलिए डायरेक्ट लिखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला, यू प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन आपको पता है कि ये ml2 होता है, सामने है। एंगुलर मोमेंटम का होता है t टू दी पावर, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी का कितना होता है t टू दी पावर -1। मैं बताऊं आपको, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट में मैं साइड में लिख देता हूं। एंगुलर वेलोसिटी, ये सब छोटी मोटी बात है, समझने की है, लेकिन इंटरेस्ट थोड़ा आएगा। ये होता है एंगल बाय टाइम, और एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी है बच्चों। ये बात मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि एंगल जब आप डिजाइन करते हो तो ये जो एंगल थीटा होता है, ये आर्क है सर्कल का और ये रेडियस है। आर्क और रेडियस, आर्क में क्या मापते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस। आपने सुना होगा थीटा इक्वल टू एल बाय आर, थीटा इक्वल टू आपने देखा होगा एल बाय आर। सो उसी का हेल्प लेकर के, आर्क भी एक तरह का लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, इसीलिए लेंथ में लेंथ अगर कैंसल हो गया तो क्या होगा, इसको कोई क्वांटिटी ही नहीं बचेगी एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग। सो ये डायमेंशन लेस होता है, इसीलिए हम लोग इसको ओनली टी टू दी पावर एंगल बाय टाइम, एंगल डायमेंशन लेस हुआ, टाइम नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा ये, इसलिए ये कितना हो जाएगा, तो ml2 और t टू दी पावर -1 के ऊपर जाके ये क्या होगा, t हो जाएगा। सो यही है एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला। आर यू क्लियर नाउ? सो वेरी गुड, यू प्लीज नोटिस दैट। ये भी बात हो गई। अब चलो बात करते हैं, किसकी बात करें, किसकी बात करें, किसकी बात करें। बात तो हम आप ही भी करेंगे, फिजिक्स की बात तो हम करते ही रहते हैं। दिल धड़कने की क्या बात सजना, आइए आजा। अब बात करें, मैं सोचता हूं कुछ और होने लगता है, कुछ होता है, और ये जो कुछ होने वाली बात है ये बहुत कुछ में बदल जाती है। आइए बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मन तो करता है क्या करूं क्या न करूं। इसको जनरली एस से दिखाते हैं। फार्मूला जो है वो देखिए, किसी भी सबस्टेंस का हीट एब्जॉर्ब करने का जो टेंडेंसी होता है वो इसी से डिफाइन करते हैं। ये फार्मूला आप सिर्फ जानो, ये होता है Q बाई M इंटू डेल्टा T। ये Q है हीट एनर्जी, कहता है किसी भी सबस्टेंस के यूनिट मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कराने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की हमें जरूरत होती है वही उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सबस्टेंस by 1 degree Celsius is defined as its heat capacity. So please, heat energy है ये, एकदम मस्त रहते हुए 2 बार 3 बार पॉज करके सुनना। M is the mass, delta T is the change in temperature। डेल्टा ये ज्यादा ना चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर। सो एस मैंने कहा हीट एनर्जी, चाहे वो किसी भी फॉर्म का एनर्जी हो, हीट एनर्जी है। डायमेंशन डायरेक्ट में लिखता हूँ, एनर्जी का आपको मालूम है ml2 t टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाय m इज द मास चलेगा। ये t आया हुआ जिसको क्या करते हैं हम लोग k के फॉर्म में ले लेते हैं, k आएगा, m से देखो m मर गया, and we have now L to the power 2 t to the power -2 and k to the power -1। Here
के हमने किसके लिए लिया है? टेम्परेचर के लिए लिया है। के किसके लिए लिया हमने? टेम्परेचर के लिए लिया है। और जब कहीं के पहले से इन्वॉल्व हो तो टेम्परेचर का सिंबल चेंज कर देते हैं। जैसा मैंने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में शायद दिखाया होगा आपको, वहां टेम्परेचर को हमने थीटा से यूज कर लिया था। ये सब अपना स्टाइल है, रहना चाहिए, अदरवाइज हम खुद परेशान हो जाएंगे, अपने ही जाल में चिड़िया फंस जाएगी। ऐसा कभी होने नहीं देना है। ये लेक्चर है बच्चों, ये प्रतिष्ठा इमेज कमाने की जगह नहीं है, प्रेस्टीज की जगह नहीं है। वी आर अंडर लर्निंग मोड। हम एक दूसरे को सिखाते हैं, हम एक दूसरे से सीखते हैं। सो इसके लिए कभी आपको ये नहीं समझ में आया कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। जो आपको समझ में नहीं आए आप 5 बार पॉज करके पूछो, फिर भी समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में डालो। सो उसका रिव्यू आएगा, उसका सॉल्यूशन आएगा, उसके बहुत सारे उपाय हैं, वो सभी लगाए जाएंगे, बट आपको कभी नाराज रखा नहीं जाएगा। सो स्पेसिफिक कैपेसिटी के बाद एक क्वांटिटी और आखिर में क्या करूं, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोएफिशिएंट क्या करूं, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, मैं कहूं कि जैसे मान लो कि आपके सामने यह कोई कंडक्टर है, कंडक्टिंग मटेरियल है, मान लो एल्युमिनियम का रॉड है, आयरन का रॉड है, स्टील का रॉड है, कुछ भी मेटल रॉड है। मेटल्स आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड हीट एनर्जी आल्सो। मान लो यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है, एंड T1 इज ग्रेटर देन T2। जब आप आग फायर में मान लो कि कोई फ्लेम है, उस पर किसी रॉड को रखते हो, तो रॉड का वो एंड जो फ्लेम के कांटेक्ट में जाता है, वो पहले ही हीट एनर्जी रिसीव करके टेम्परेचर को रेज करता है, वहां से वो फैलते हुए मतलब चलते हुए आता है हमारे हाथ में भी, तब हम क्या हॉटनेस का फीलिंग आता है, वो मतलब हीट एनर्जी फ्लो कर रहा है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। सो T1 ग्रेटर देन T2। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उसका जो मोटाई है, थिकनेस है, ये इसका लेंथ है। मान लो मैंने x लिखा या l लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है कि जो हीट एनर्जी आप इससे देते हो, अगर मान लो कि डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट, या छोड़िए उस में अभी आपका Q अमाउंट ऑफ हीट दिया और T टाइम तक हीट इसमें फ्लो में आप डालते रहे, तो कहता है रेट ऑफ जो फ्लो होता है पर यूनिट टाइम में जो हीट फ्लो करता है, देन फार्मूला कहता है, थर्मल कंडक्टिविटी का जो फार्मूला है वो कहता है कि हीट एनर्जी जो फ्लो किया है उसका वैल्यू होता है माइनस का मीनिंग मैं बताऊंगा, आप घबराना नहीं। मैं जो लिखता हूँ 100% कॉन्फिडेंस के साथ आपको हर बातें बताई जाएगी। K इंटू A इंटू T1 माइनस T2 बाई L, और इस पूरे वैल्यू के साथ हम क्या करते हैं, उस टाइम को मल्टीप्लाई करके। T क्या है, टाइम है, ये Q क्या है, ये Q है हीट एनर्जी। हर बातें आपको समझ में आएगी, अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपको कहीं से भी कोई परेशानी होने की संभावना नहीं है। ये T1 क्या है, टेम्परेचर है, ये T2 भी क्या है, टेम्परेचर है, ये L है लेंथ। आपको बिल्कुल परेशान जगह में, और यही है वो जिसकी आपको A क्या है, एरिया है किसका, तो उसके क्रॉस सेक्शन का। ये A K है, ये थर्मल कंडक्टिविटी, ये थर्मल कंडक्टिविटी। So don't get tensioned yourself and let me erase it। मुझे लगता है कि आप समझदार हो। सो ऐसा करूँ, मैं इसको इधर लिखूं, मुझे क्या चाहिए ना, तो ऐसा करते हैं,
मैं लिखता हूं Q बाई टी इंटू इस A को भी आप रख लो, Q में आपको क्या करना होगा, L से मल्टीप्लाई करना होगा। सो देखिए ऐसा करके मैं सजा के लिखता हूं, और के ये माइनस साइन का मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो टेम्परेचर डिक्रीज करता चला जाता हर किसी क्रॉस सेक्शन पे। सो हीट एनर्जी जैसे जैसे फ्लो करता है तो इनटू इन वो घटता चला जाता है, इसीलिए नेगेटिव साइन का वो मीनिंग है, उसका मैथमेटिकल कोई मीनिंग नहीं है। सो के इक्वल टू क्या होगा बताइए, ये होगा Q इंटू एल, सीधा मैंने अरेंज करना है, कुछ नया नहीं करना। A इंटू T1 माइनस T2 इंटू टी। बताइए कहीं से कुछ है, के को मैंने रखा, ये जितना भी फैक्टर, ये फैक्टर, ये फैक्टर, ये फैक्टर सब नीचे गए और एल आके मल्टीप्लाई हो गया क्यू के साथ। एल इज द लेंथ, ऑल थिंग्स, ऑल सिंबल्स आर गिवन द प्रॉपर मीनिंग, सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है, आपको परेशान नहीं होना है। आइए आप ध्यान से देखो और ज्यादा नहीं अभी करना है, एक मात्र में आपको, यू प्लीज सी नाउ। और सब तो पता ही है, डायरेक्ट में लिखता हूं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी विल बी व्हाट, Q इज एनर्जी, विल बी द डायमेंशन m L2 T to the power minus 2, L is the length, L is the length divided by A is the area, so it will be L to the power 2। दो लेंथ का मल्टीप्लिकेशन एरिया होता है, लेंथ इंटू विड्थ, दोनों ही लेंथ है, सो लेंथ पर पावर 2, टेम्परेचर डिफरेंस है, इसको के आप रहने दीजिए, यहाँ पर के है, थीटा लगा दीजिए। देखिए आ गया ना मामला, वो थीटा लगा दिया मैंने, और टी है टाइम, तो इसके लिए मैंने टी यूज कर लिया। आप देखो ना कितना मजा आने वाला है। इस L टू दी पावर 2 से ये L टू दी पावर 2 मर गया, और ये थीटा है, ये टी है, कोई बात नहीं है, आप इसको लिखिए। हम लोग क्या करेंगे, जो है वो है, m रहेगा, m, ये L भी रहेगा, और t पर पावर -3 आ जाएगा, एंड थीटा पर पावर -1 आ जाएगा। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी m, ये t3 पावर के साथ माइनस और l और बिल्कुल बराबर है, सब चकाचक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आशा के अब तो आप नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, मैं तो अभी मिटा देता। आपको मैं बताऊं कि आप हैं तो खुदा भी है, अनवारे इलाही से हर जर्रा चमकता है, अनवारे इलाही से हर सांस ये कहती है, हम हैं तो खुदा भी है। याद रखना, हमारी ये नसीहत, हमारी ये दुआएं, हमारी ये मोहब्बत, यू शुड रिमेंबर ऑल द टिप्स, ऑल द ट्रिक्स, ऑल द आइडियोलॉजीज दैट आई गिव यू, and they all will be helpful for you in your daily life, in your future। मेरे दोस्त, तो थर्मल कंडक्टिविटी को भी देख लिया हम लोगों ने। आइए थोड़ी सी बात करते हैं, कितना बताएं स्ट्रेस, स्ट्रेस। आपको एक बात मैं समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ, आप देखिए कहाँ तक मैं सक्सेस हो पाऊंगा, ये तो समय की बात है। सपोज कीजिए ये एक L लेंथ का या L0 लेंथ का एक इलास्टिक रॉड है। स्ट्रेस कहाँ डिफाइन करते हैं मैं आपको बताऊं, आपको सब समझ में आएगा। नहीं कैसे आएगा, हम हैं किस लिए, ये है। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल
सेक्शनल एरिया है, ये मान लो कि ए है, जैसे वहां पर मैंने दिखाया था ये भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये मैं आपको बताऊं, मैं अभी दिखा देता हूं, आप टेंशन नहीं लेना, मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया में आपको दिखा रहा हूं, आपको समझ में आएगी ही, बात नहीं आने की कोई संभावना नहीं है। सपोज कि दिस इज द रॉड ऑफ लेंथ एल, ये फेस आप जो देख रहे हो, ये जो फेस देख रहे हो ना, ये कटिंग, ये वाला ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। सो प्लीज सी है अब क्या है कि मैंने इस पर एक फोर्स लगाया, एफ एक्सटर्नल मैंने लगाया, एक्सटर्नल मतलब हम लोग बाहरी एजेंट हैं, है ना, इसको मैंने एफ का नाम दिया। अब देखो इलास्टिक रॉड का मतलब क्या, आपने स्प्रिंग तो देखा है ना, अगर आप स्प्रिंग को ऐसे खींच देते हो और जैसे छोड़ोगे तो वो अपने आप ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाता है। रबर है, कोई रबर का एक रॉड होता है, मान लो रबर का एक स्ट्रिंग है, उसको आप ऐसे खींचते हो तो वो लेंथ उसका इंक्रीज कर जाता है, जैसे छोड़ते हो वो अपने वापस लेंथ में आता है, तो वो इलास्टिक है। सो हमारा ये मानना है, अच्छा वो तो बात है, आपने कभी रेलवे ट्रैक के बगल में थोड़ी हट करके खड़ा होकर देखा होगा, अगर रेलवे ट्रैक पर से ट्रेन पास कर रही होती है तो ट्रैक थोड़ा दब जाता है, हल्का प्रेस हो जाता है, जैसे ही ट्रेन निकलती है वो फिर से सीधा हो जाता है, वो इलास्टिक है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर अगर वो बॉडी डिफॉर्म हो जाए, अपना शेप चेंज कर ले, और जैसे ही फोर्स को हटाते हैं तो वो बॉडी अपने शेप में अगर वापस हो जाए तो समझ लेना वो इलास्टिक बॉडी है। फिजिक्स में इसकी भी अच्छी चर्चा की गई है, हम भी आपके साथ शेयर करेंगे। कहता है लेकिन वो जो अपने ओरिजिनल शेप में वापस होता है तो वो खुद से नहीं होता, हर बॉडी के पास ये एबिलिटी नहीं होती है। तो जितना फोर्स वो अपने आप को ओरिजिनल शेप में वापस करने में यूज करता है, इसका नाम है रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसका नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स, इसका काम है बर्बाद करना और उसका काम है आबाद करना, ठीक है। ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। आपने फुटबॉल देखा है ना, फुटबॉल को दबाते हो ना, तो दबाने पर क्या होता है, वो डिफॉर्म कर जाता है, हाथ हटाते हो फिर अपना शेप ले लेता है। सो यू रिमेंबर डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रेस्टोरिंग फोर्स। स्ट्रेस डिफाइन करते हैं हम लोग ये इसी फोर्स बाय एरिया से, ये होता है रेस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, इससे। और ये क्या हो गया, ओवरऑल फोर्स बाय एरिया हो गया। मैंने तो आपको सिखाया हुआ फोर्स की क्वालिटी से मतलब नहीं है, मतलब फोर्स है तो है। ये हो गया स्ट्रेस का डायमेंशन, बता दीजिए कितना होगा। अब आपको बातें समझ में आती होगी, प्रेशर का डायमेंशन यही होता है, ये होगा mLT टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाय L टू दी पावर 2 एंड दिस विल बी व्हाट mL -1T टू दी पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेस। क्या मिला, प्रेशर का डायमेंशन स्ट्रेस के डायमेंशन इक्वल हो गया, क्या बात है। सो स्ट्रेस का डायमेंशन जब आपके पास आ चुका है, अब आइए स्ट्रेन की बात करते हैं। हालांकि ये सब स्ट्रेन की अलग क्वालिटी है, सब यहाँ जानने की जरूरत नहीं है। इसका होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। बेचारा डायमेंशन लेस है, आप खुद देख लीजिए, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। बहुत सारे बच्चे तो बोर हो जाएंगे कि डायमेंशन का ही 3 लेकर, लेकिन बच्चों बोर नहीं होने का, पूरे फिजिक्स का एक बेस आइडिया मिल रहा है, आपको घबराना नहीं। प्रोफेशनल लाइन में सेंटिमेंटल होकर के आपके लिए काम करके दे रहा हूँ। सो चेंज इन लेंथ भी लेंथ होता है और ओरिजिनल लेंथ भी लेंथ है। सो लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। जेई मेन एडवांस नीट का सिलेबस जब आएगा तो वो खुद लगेगा कि ये कुछ नया हो रहा है, बहुत सारा रिव्यू लेते हैं वहाँ पर हम लोग। इसीलिए क्या हो गया, ये डायमेंशन लेस हो गया। क्या हो गया, ये डायमेंशन लेस, क्योंकि बेचारे के पास कोई यूनिट ही नहीं बचा, तो डायमेंशन लेस तो होना ही है, ये डायमेंशन लेस है। ऐसे और भी हैं बहुत सारा, मैंने ऐसे पहले आपको एंगल मैंने बताया कि वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यहाँ पर भी आपने देखा। अब होता क्या है कि स्ट्रेन और स्ट्रेस
इस दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी का जब रेशियो हम लोग लेते हैं तो वो एक तरह से इलास्टिसिटी का कोफिशिएंट होता है, जिसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो एक क्वांटिटी के तौर पर हम लेते हैं यंग्स मॉडुलस। ये आप जानते हैं, इसीलिए मैं इसकी बात कर रहा हूं। यंग्स मॉडुलस, यंग साइंटिस्ट का नाम है यंग्स मॉडुलस। इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। हालांकि ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, लिख देता हूं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। बच्चों हमें माफ करना, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेन का या स्ट्रेस का कोई भी वैरायटी हो, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। अपन को मतलब है ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। क्वालिटी ऑफ स्ट्रेस या क्वालिटी ऑफ स्ट्रेन से अपन को कोई मतलब नहीं है। वो स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, बस इससे मतलब है। तो स्ट्रेस का डायमेंशन अपन के पास यहाँ है, स्ट्रेन डायमेंशन लेस है। इसीलिए आप यू प्लीज टेल मी कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जो यंग्स मॉडुलस होगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस सीधा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस के डायमेंशन के, यानी m l -1 t to the power -2। सो थोड़ा सा समझते हुए काम करना। यंग्स मॉडुलस अभी आपके पास क्या हुआ, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला, स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला, यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला, ये तीनों सेम आ गए। आए कि नहीं आए? तो ऐसे और से मैंने बताया हुआ कि आपको क्वांटिटी आते रहते, जैसे मान लो सरफेस टेंशन एंड स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला, और बहुत सारे कुछ बचे पीछे रह जाते हैं। अब उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। आइए अब मैं सीधा सब चीज़ों को छोड़ करके अब मैं आपको एप्लीकेशन, आखिर हमने डायमेंशन को इतने लार्ज स्केल पर डिस्कस करने का मन बनाया, एकदम बिल्कुल प्रशांत महासागर बना दिया इसको, बहुत सारे डिटेल्स लिए इसमें। इसलिए एक सेगमेंट पर अभी तक हम लोगों ने काम किया कि हमने फिजिकल क्वांटिटीज से इंट्रोडक्शन लेते हुए हम लोगों ने वी हैव जस्ट रिटेन डाउन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अ नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज सो फार, एंड in the second segment of the chapter, now we can say it is third segment. The first was जनरल एनालिसिस, यूनिट पार्ट को मैंने देखा, फंडामेंटल ड्राइव्ड क्वांटिटीज को देखा। सेकंड में उसी लिंक में हमने उसके यूनिट्स भी देखे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी देखे। उसके बाद जब हम लोग इधर आए तो हम लोगों ने डायमेंशन जो एक नई चीज़ थी हमारे लिए, उसके साथ हम फैमिलियर हुए एंड पूरी तरह से उसको जानते हुए समझते हुए फिजिकल क्वांटिटीज का तो 2-3 लेक्चर मैंने लिया है। लाइव क्लासेस में इतना लेक्चर नहीं लिया जाता जनरली, फिर भी मैंने, चूंकि आपसे हमें मोहब्बत है, आपको मैं दिल से चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करके दिया है। और इसको आप रियलाइज करते हुए अब देखते हैं कि इतने प्यार से अगर हम डायमेंशन को पढ़ रहे हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इन फिजिक्स, तो इसे ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और क्वेश्चन इसी साइड से आते हैं एंड वी विल ट्राई टू गिव यू द बेटर कंसेप्ट एज फार एज पॉसिबल। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के इस बृहद चर्चा का क्या यूज है, एनालिसिस, इसकी बात अब हम लोग करने वाले हैं कि डायमेंशन को इतने प्यार से पढ़ते हैं तो इसके क्या क्या यूज है। सो प्लीज नोट। अब यहाँ के बाद से जो भी डायमेंशन हम आपके सामने शेयर करने वाले हैं, सॉरी,
जो भी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, दिस ऑल आर मोस्ट इम्पोर्टेंट एज फार एज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। डायमेंशंस पे किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, थ्योरी फिजिक्स का लाइफ लाइन होता है। जेई नीट में, एडवांस में, एम्स में आप जाओ इवन, तो जो थ्योरी साइड के कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके लिए वेल कॉन्फिडेंट होना आपको जरूरी है, एंड न्यूमेरिकल्स बनाने में भी इसके अच्छे तरीके से यूज होते हैं। सो प्लीज आप इसको कभी भी अदर वे में नहीं लेना है, कभी हल्के में नहीं लेना है। अभी आपका स्टार्टिंग है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि फिजिक्स ने अगर आपको इज्जत कर लिया और फिजिक्स की अगर आपने इज्जत कर ली तो लाइफ में कभी आप अनसक्सेस हो ही नहीं सकते। ये मेरा कॉन्फिडेंट बोलता है और ये मैं नहीं, फिजिक्स बोलता है, ठीक है। और अगर इसको आपने अपने कंट्रोल में नहीं लिया, हो सकता है बहुत डिवोशन की जरूरत है, हो सकता है आपसे बहुत कुछ डिमांड हो सकता है सामने से आपको कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़े। सो यू have to agree with, and for knowing the physics, these are the compulsory conditions। आइए सबसे पहला एप्लीकेशन मैं आपके लिए लाऊं, मेनली 4 एप्लीकेशन में शेयर करूंगा कि कहता है कि डायमेंशनल फार्मूला को ऑब्जर्व करते हुए हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को डायरेक्ट लिख सकते हैं। वी कैन राइट द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। कहते हैं ये पहला एप्लीकेशन है, वी कैन राइट द यूनिट्स by observing the dimensional formula। डायमेंशनल फार्मूला को ऑब्जर्व करके डायरेक्ट आप यूनिट लिख सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर शक है तो दूर कर लो, इससे एग्जाम्पल से। इफ यू हैव द कंफ्यूजन यू प्लीज रिमूव इट ऑन द बाय लर्निंग द एग्जाम्पल। सो we have suppose ml2t to the power -2। ये किसका डायमेंशन है भाई? आपका लो वर्क का, कोई बंदा बोलेगा कि ये डायमेंशन एनर्जी का है, कोई बोलेगा ये टॉर्क का है, सब चलेगा। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। सो अब देखो तो अगर मैं इसी का SI यूनिट लिखना चाहूँ, इफ यू वांट टू रीड इसका राइट द SI यूनिट ऑफ द क्वांटिटी, देन व्हाट आई कैन, m मास, l लेंथ, t टाइम, तो लिखूंगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात है, डायरेक्ट लिखा हमने किसी हेल्प के बगैर। मास था हाँ, लेकिन SI सिस्टम में। अगर CGS में जाऊंगा तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग मास्टर माइंड हो, यू विल डू इट क्लियरली, नो कंफ्यूजन विल बी देयर। सो आप एक दो में और लिख के बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं निकल लूंगा आगे, आपको परेशान होने नहीं दूंगा और मैं खुद परेशान होऊंगा। सो नेक्स्ट वन एग्जाम्पल नंबर, नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 आ जाइए। क्वांटिटी सपोज, आप इसको करके देखना, कंटेंट आज भी अच्छा खासा चला गया है। सो मैं आज आपको चाहता हूँ कि मैं रिलैक्स कर दूँ, ज़्यादा परेशान नहीं होना। आज थोड़ा छोटा लेक्चर है, और लेकिन जितने भी लेक्चर अभी तक आपके सामने सफ़र किए गए हैं वो सभी लेक्चर्स इम्पोर्टेंट हैं, इसको कभी भी आप इग्नोर नहीं करना। एंड टुडे लेक्चर इज जस्ट स्टॉप्ड एंड ए लॉट ऑफ थैंक्स टू यू माय बॉय। खुश रहिए, मस्त रहिए।